नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं और जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। यह बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के, गुलाम अहमद मीर, इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना बीजेपी की ओर से, भीम सिंह हैं पैंथर्स पार्टी के, और सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, अल्ताफ बुखारी, तारिगामी, यूसुफ तारिगामी, ये तमाम लोग हैं जिनके साथ बैठक हो रही है। और इस बैठक की अहमियत आप थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। आज से 22 महीने पहले 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था और उसके बाद दावा और वादा यह किया गया था कि जो कश्मीर भारत से जुदा होता दिख रहा था और जहां पर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी, विकास नहीं हो रहा था, उस जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहेगी। एक अभिन्न अंग है, लेकिन ये जो रिश्ता है जम्मू कश्मीर का और भारत का, वो और मजबूत होगा। तो आज इस बैठक के मायने क्या हैं, हम इसकी तह तक जाएंगे। सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं होगी। चर्चा में मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार जम्मू कश्मीर को ट्रैक करते रहे हैं और 4 खास मेहमान जिन्होंने कश्मीर में रिपोर्टिंग की है, कश्मीर से उनका ताल्लुक भी है। मेरे साथ विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, सिद्धार्थ जराबी वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, और सिद्धार्थ जम्मू कश्मीर से ही वाकिफ रखते हैं। और लेट 80s अर्ली 90s में जब अस्थिरता, जबरदस्त अस्थिरता और आतंकवाद देखा था जम्मू कश्मीर ने, ये खुद भुक्त भोगी हैं। अभय दुबे देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं और फारूक रेंजू शाह चेयरमैन हैं कश्मीर सोसाइटी के। तो सबसे पहले संजीव, बैठक शुरू हो गई है। बैठक में क्या सभी लोग पहुंच गए हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह की बात हो रही है। सरकार की ओर से और कौन कौन लोग इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, सभी आगंतुक 14 लोग जिन्हें बुलाया गया था वो यहाँ मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं। समय से पहले ही पहुँच गए थे और उनसे भी पहले वो सरकार की टीम है जो कि पहुँच गई थी और जिसने पहले भी एक बार प्रधानमंत्री से आज सुबह बैठक की थी। और सरकार की तरफ से जो टीम बैठने वाली है उसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो कि 92 में बैठक थी SCO की, उसके बीच से लौटे हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बैठक की है। ये तमाम लोग लंच से पहले एक बैठक कर चुके हैं, जिसके बाद ये दूसरी बैठक अभी इस वक्त शुरुआत हुई है जिसमें वो शिरकत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ आने के बाद उम्मीद जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि टेबल पर वैसे लोग बैठे हुए हैं संदीप, जिनके टेबल पर होने की आज से कुछ महीने पहले संभावना बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद हैं। और सरकार के पास क्या एजेंडा है और उनके पास क्या एजेंडा है, दोनों में वेरिएंस है, दोनों अलग अलग एजेंडाज हैं। जाहिर है इसीलिए कोई कॉमन एजेंडा नहीं रखा गया है। इस बैठक को सरकार एजेंडा लेस बैठक कह रही है, लेकिन बड़ा स्पष्ट है संदीप, आप भी जानते हैं सरकार ने वहाँ पर एक प्रोसेस शुरू किया है आज से 23 महीना पहले, जैसा कि आपने बताया। उसकी एक कड़ी के तौर पर हमने पंचायत चुनाव देखे हैं, अगली कड़ी के तौर पर वहाँ विधानसभा चुनाव हैं, स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्रॉमिस किया हुआ है
उस तरफ बढ़ना है। लेकिन जितने भी यहाँ इस बैठक में लोग जो बुलाए गए हैं, पीएजीडी से ताल्लुक़ रखने वाले मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो बैठक में शिरकत भी कर रहे हैं और चुनाव में भी उन्होंने शिरकत किया है, उनके अपने एजेंडा हैं और वो धारा 370 के रेस्टोरेशन के आसपास घूमता है। अब दोनों पक्ष जब अपनी अपनी बातें रखते हैं तो उसमें कौन सा बीच का रास्ता निकलेगा, नजरें इस पर रहेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एजेंडा नहीं है तो ओपन एंडेड टॉक्स हैं, ब्रेकिंग द आइस, जिसे आपने विदेश मामलों को इतने सालों तक ट्रैक किया है, दरअसल ये ब्रेकिंग द आइस जो एक बर्फ जम गई थी, बावजूद इसके कि अनुच्छेद 370 हटाया गया, पॉलिटिकल प्रोसेस थम गया था। तो क्या हम ये माने ये ब्रेकिंग द आइस की प्रक्रिया में पहला अहम और बड़ा कदम? यह देखिए, अगर कोई एजेंडा फिक्स कर दिया जाता तो उसके बाद पीएजीडी को वहीं जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस को फैसला लेना पड़ता कि वो बातचीत करने जाना भी चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी मुद्दे पर बातचीत करने से ज़्यादा महत्व ये रखता है कि बातचीत हो, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो। और उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया था जब आर्टिकल 370 का विड्रॉल हुआ था, 35A को ख़त्म किया गया था और उसके बाद से वो नाराज़गी हुई थी। और फिर नज़रबंदी के तुरंत बाद हमने जिस तरह से देखा कि 5 महीने हो गए, सीज़ फायर वायलेशन का एक भी मामला सामने नहीं आया है, अपने आप में अप्रत्याशित है। 2003 का आपको याद होगा सीज़ फायर वायलेशन, हर साल किस तरह से सैकड़ों मामले वायलेशंस के आते थे, 5 महीने नहीं आए। इसका मतलब कि कुछ बैकडोर चैनल नेगोशिएशंस न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश की सीमाओं के बाहर भी चले हैं, जिसका नतीजा है आज की ये बैठक। और इस बैठक में उनका आना जो अब तक किसी सरकार के द्वारा नज़रबंद कर दिए गए थे। इस बीच क्या हुआ है संदीप? इस बीच ये हुआ है कि तमाम वो कानून जो धारा 370 के तहत आते थे, करीब 900 कानून, वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। बहुत से नए कानून, वो नए कानून जो कि देश 370 के बाद अब देश का हिस्सा है, वो पूरी तरह से जैसे बाकी के राज्य हैं तो वो लागू कर दिए गए हैं। डोमिसाइल का सवाल जो है, वो ज़मीन खरीदने से जुड़ी हुई बातें, तो ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। यानी कि अब यहाँ से बात आगे बढ़ेगी, पीछे हटने का कोई एजेंडा नहीं है। भले ही गुपकार के लोग आकर के ये अपनी बात कहें, अब ऐसे में देखना है सरकार उन्हें सुनती है तो क्या कहती है। जी विनोद शर्मा, मुझे ये बताइए, देखिए 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया कि अब विकास, सरपट विकास होगा, आम लोगों की सुनवाई होगी, ये इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया था। लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया बिल्कुल थम गई थी और ये गुपकार गठबंधन, जिसे गुपकार गैंग तक कहा गया कि भाई ये तो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, और जेल में साल 1.5 साल के लिए बड़े नेताओं को डाल दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि जो एक राजनीतिक प्रक्रिया सबसे अहम प्रक्रिया होती है, लोगों के नुमाइंदे कौन हैं, दिल्ली से जम्मू कश्मीर की सारी बातें नहीं हो सकती हैं, क्या उसे अब एक्सेप्ट करते हुए ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया अब शुरू होती दिख रही है आपको विनोद? देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 23 महीने बहुत होते हैं किसी भी मुल्क की जिंदगी में। मेरा यह मानना है कि ये जो अभी नैरेटिव चल रहा है, और जाहिर है कि ये बीजेपी ब्रीफिंग पे चल रहा है या ऑफिशियल ब्रीफिंग पे चल रहा है कि यहाँ से वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं है और ये करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उनको बुलाया क्यों? जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत शुरू की थी ऐसे गुटों से जो कि सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के दायरे में बात करो। कॉन्स्टिट्यूशन की जगह उन्होंने ये 3 शब्द कहे। ये जादूगरी राजनीति की होती है। और ये जो आज के दिन को एजेंडा तय नहीं किया, स्ट्रक्चर डायलॉग नहीं है, ये बिना वो कहे वो करने की एक प्रक्रिया है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल समझ रहा हूं। अगर आप कोई स्ट्रक्चर्ड एजेंडा लिख देते और उसमें लिख देते हैं इस पे बात करेंगे, तो वहीं से विवाद शुरू हो जाता कि भाई आपने ये क्यों नहीं इसमें जोड़ा या वो क्यों नहीं इसमें जोड़ा। तो ये ओपन एंडेड डायलॉग है और हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेंगे और ये शुरुआत होगी। इसमें कोई बड़ा फैसला इसमें से निकल कर आने वाला नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक इस अंदाज में भी
शुरुआत होगी, इस बैकग्राउंड में भी शुरुआत होगी कि उनकी तरफ से बदकिस्मती से गाली गलौज बहुत हुआ इन्हीं लोगों के लिए। इनको डायनेस्ट बोला गया, इनको सबसे ज्यादा भ्रष्ट परिवार बोला गया, इनको बोला गया कि ये लोग हितैषी नहीं है कश्मीरी अवाम को। कश्मीर के लिए जो पैसा जाता था सब ये कट जाते थे और ये पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। इनको जेल में डाला गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इनको मिलने नहीं दिया गया, इनको घर से नहीं निकलने दिया गया। देखिए, इस सब के चलते भारत का जो आवामी स्तर पे जो भारत की जो छवि है उस पे कुछ छाया आने लगी थी, कुछ मंडराने लगा था हम लोगों का। और ये जो डायलॉग हो रहा है ये मानेगा नहीं कोई। ये डायलॉग प्रोत्साहन पे हो रहा है। मैं प्रेशर नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रोत्साहन पे हो रहा है और हमारी अपनी समझ से भी हो रहा है। अगर आप देखें कि जो यूएस का विड्रॉवल अफगानिस्तान से हो रहा है उसके चलते क्या हमको जरूरी नहीं कि हम अपने अंदर के जो हालात हैं उनको ठीक कर दें। कम से कम जो अपने लेवल पे हम कर सकते हैं जिससे कि अमन शांति हमारे अंदरूनी हालात में आ जाए वो तो हम करें। और ये मैं समझता हूँ ये उस नजर से भी ये बात की जा रही है जी। यूए की एम्बेसडर जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने कहा कि हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स को मिलवाया है दोनों देशों के, ताकि जिसके चलते कश्मीर के मुद्दे पे जो मामला डी-एस्केलेट करे और इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो फिर उसी स्तर पे आ जाए जिस स्तर पे ये पुलवामा से पहले तो हमने एयर स्ट्राइक की थी उससे पहले तो बालाकोट से पहले थे। तो उसके बाद दोनों तरफ ने दोनों ग्रुप्स ने ये क्या कहते हैं एक्सचेंज भी किया, वीजा एक्सचेंज भी किए हैं। हमारे डिप्लोमेट्स का आदान प्रदान भी अब होने की संभावना है। तो आप मोटी बात जो कह रहे हैं पहले, हाँ एक सेकंड विनोद, बात ये मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। फारूक रेंजू शाह, देखिए एतबार, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीर देश का ताज है, पर यह सिर्फ कहने से बात नहीं बनती है। एतबार बहुत जरूरी है, राब्ता कायम करना जिसे कहते हैं। तो वो राब्ता कायम होते दिख रहा है आपको, और इसमें भी कि भाई बिना एजेंडे के बातचीत हो रही है। अब छौंक लगते हैं दोनों तरफ से। बीजेपी के कार्यकर्ता हों, वो महबूबा मुफ्ती का मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, पर वो भी मौका देती हैं ये कहकर कि जी पाकिस्तान से बात की जाए। कश्मीर हमारा है, ये पहले तो हमारी अंदरूनी समस्या है, हमारी आपस की खलिश खत्म होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जहां तक आज का ये डायलॉग की 24 जून 1931 में अली मोहम्मद जिन्ना के कहने पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, चौधरी अब्बास और मौलाना यूसुफ शाह ने यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी। फिर उसके बाद उनको चेंज करना पड़ा, वो दूसरी बात है। लेकिन 24 जून का सिग्निफिकेंस में कह रहा हूं, जो इतना प्रोपेगेंडा इस वक्त सारे वर्ल्ड में हो गया, पाकिस्तान में भी हडलिंग में कोई और प्रिपोन किया गया, कोई बड़ी मीटिंग बुलाई गई। ये पहले क्लियर करना है जो यहाँ पे बुलाए गए, जो बुक्कार जिनको आप बोलते हैं बुक्कार अलायंस, आज जो ये इनको बोलते थे बुक्कार गैंग, क्या ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि आज 370 रेस्टोरेशन और बाकी से पाकिस्तान का एजेंडा अनडाउटफुली, क्योंकि इमरान खान ने क्लियर कह दिया है कि भैया ये पहले दस्तूर करो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर ये कंट्री के व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर एक इस तरह का जो हुआ इसमें तो सब होने चाहिए थे। ये डायलॉग होना चाहिए थे, कश्मीरी पंडित होने चाहिए थे, उनके साथ एक्सोडस क्या हुआ, हमारी शिया पॉपुलेशन फंसी हुई है वहां बल्तिस्तान में, गिलगित में, वो आना चाहिए कि हम 47 से जो टुकड़े हुए हमारी मेजोरिटी का, सूफी और हनफी मेजोरिटी का है, डिलिमिटेशन जो होने वाली है, हमें कराकोरम वापस दे दो, हमें दुरान लाइन अफगानिस्तान वापस दे दो जो हमारे कश्मीर का हिस्सा है। किसने बोला? पार्टिशन तो कश्मीर का नहीं हुआ, देयर वाज नो पार्टिशन ऑफ कश्मीर। ये तो यहाँ यूनिलैटरली लीडरशिप की गलती है कि वो रुक गए एक लाइन पर।
तो ये सारी कॉम्प्लिकेटेड डायलॉग इनके साथ करना है। अगर इनको नौकरी वापसी चाहिए तो इनको नौकरी वापसी दे दो, बनाओ इनको डीडीसी चेयरमैन में जैसे 75 में कर दिया, मीर कासिम को थोड़ा हट जाओ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बैठ जाओ, तो बैठ के कम से कम तो उसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर जॉब नहीं मांगूंगा, मुझे जी चीफ मिनिस्टर की जॉब दे दो, चला। तो व्हाट इज टुडे एक यूफोरिया क्रिएट किया गया और कश्मीरी बड़े मुंतशिर है। कश्मीरी आज आपको देख लिया, आज मैं कश्मीर से बोल रहा हूं, आपको कश्मीर की आवाज बोल रहा हूं। ये कह रहे थे कि हमारी जो तबाही और हमारे गुनाहों के जिम्मेदार यही लोग हैं जिनको बुलाया गया। दे आर द रिस्पॉन्सिबल, जो जिन्हें कश्मीर की तबाही 70 साल कर दी। तो क्या इनको क्या बुला के क्या करना चाहते हो आप? इनके आज के 2 साल आप इनके 2 सालों से कंपेयर करो 1947 से लेकर, आप इनका ग्राफ देखो, सिविलियन किलिंग इनके हाथों कितनी होगी कश्मीरियों की, जिनको आप कह रहे हो इनके साथ डायलॉग करना है। आप इनसे पूछे, ये डायलॉग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट फारूक रेंजू शाह उठा रहे हैं। सिद्धार्थ को रखिए स्क्रीन पर। सिद्धार्थ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, उन्हीं जिन्हें गुपकार गैंग तक कहा गया, उन्हें ही बुलाया जा रहा है। क्या ये समस्त कश्मीरी आवाम के दरअसल नुमाइंदे हैं? आप कश्मीरी पंडित हैं, भुक्त भोगी हैं, किस तरह से बेदखल कर दिया गया अपने घर से, और 5 अगस्त 2019 को लगा कि फिर वापसी होगी, पर वापसी हुई है क्या? बहुत सारे, एक सेकंड फारूक साहब, अब मैं सिद्धार्थ से पूछ रहा हूं, बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, क्या सब लोगों से बात होनी चाहिए? ये अच्छा है कि अभी एजेंडा तय नहीं किया गया, तो कम से कम एक स्ट्रक्चर भी निकलेगा आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में। आपका टेक सिद्धार्थ। देखिए संदीप, आपके प्रश्न में कई प्रश्न हैं, बट समय को ध्यान में रख के संक्षेप में 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। मैं अभी 3 दिन बिता के आया हूं पिछले सप्ताह कश्मीर घाटी में, श्रीनगर, मेरे जन्म स्थान में, अपने पुराने मोहल्ले में भी गया। 3 बातें बता दूं आपको, और क्योंकि एक पत्रकार की आदत होती है हर जगह सवाल पूछने की। पहला सवाल, क्या कश्मीर की आम जनता, घाटी की आम जनता बहुत तत्पर है और उनको जल्दी है कि सारे एमएलए एमपी वापस आ जाएं, फिर से शासन हो? मैं आपको ये काफी विश्वास से कह सकता हूं कि नोबडी इज मिसिंग द एमएलएज, द नेशनल कॉन्फ्रेंस, द पीडीपी एंड द ओल्ड सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स देयर। क्योंकि जो आम लोगों की समस्याएं हैं, और ये हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि पिछले 1.5-2 साल में आम लोगों की समस्याओं को लेकर जमीनी स्तर पे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसका सिंपल कारण है, देयर आर नॉट सो मेनी लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्टर्स एट वेस्टेड इंटरेस्ट। एक एलजी हैं और सेक्रेटरीज हैं, और जो बड़े जिले उनके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं। बहुत सारा काम बहुत इफेक्टिवली, बहुत तेजी से हो रहा है। मैंने वहां पे स्पेसिफिकली 2-3 लोगों से जो हेल्थ को लेके काम हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो लाई गई है, उसको लेके काफी अच्छा फीडबैक पाया। एक मिसाल है, और भी कई चीजों पे मैं बोल सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो सिंगापुर बन गया है कश्मीर, ऐसा भी मत समझिए। दूसरा, आपको ध्यान में होगा कि पिछले कई सालों से जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुई, और मैं पॉलिटिकल प्रोसेस का विरोधी नहीं हूं संदीप, इस पॉलिटिकल प्रोसेस में आतंकवाद के आने के बाद 89 के बाद आपने टोटल वोटिंग परसेंटेज देखी होगी तो बहुत ही कम संख्या से आता है। और इसको वहां के हुर्रियत और आतंकवादी संगठन कहते हैं कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियंस नहीं हैं, वो इनको नकारते हैं। हमें इस समय यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या परिवर्तन जो हुआ है स्थिति में, जो ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफी जो काम हुआ है, तो क्या वहां पे इलेक्शंस के लिए माहौल अच्छा बन पाएगा जिसमें जन सामान्य के प्रतिनिधि आएंगे? इसलिए जो ये फेमिलियर फेसेस हैं, ये जो पुरानी एक क्रिकेट टीम को फिर से बुलाया गया है, शायद ये देखने के लिए कि कौन कितनी बैटिंग कर सकता है। मुझे ये नहीं पता कि अभी बॉल कौन सी पड़ेगी और कौन आउट होगा और कौन छक्का मारेगा। इस विषय को मैं बाद में रखता हूं। तीसरा विषय जो बहुत ज्यादा जरूरी अभी हमें समझना पड़ेगा कि जहां तक मेरी जानकारी है, और ये बात अगेन एज अ जर्नलिस्ट कह रहा हूं, जहां तक मेरी जानकारी है,
जम्मू कश्मीर फॉर द टाइम बीइंग एक दिल्ली या पौंडीचेरी टाइप मॉडल, पुडुचेरी टाइप मॉडल को लेके आगे चल रहा मुझे दिख रहा है। ऐसा कारण यह है कि जो गेन्स हुए हैं पिछले 2 साल में, और ये मैं नाम लिए बगैर एक सीनियर अधिकारी का आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूं कि सबसे बड़ा जो वो मानते हैं पिछले 5, 6, 7 साल में जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकली जो एक मिसस्टेप हुआ, वो ये मानते हैं कि जो पीडीपी की सरकार वहां पे चली, और उस पीडीपी की सरकार में सिक्योरिटी एजेंसीज का ये मानना है कि दैट द पीडीपी री इनेबल्ड द सरफेसिंग ऑफ ओवरग्राउंड मिलिटेंसी, और पीडीपी के समय में एक छत्र छाया मिली, प्रोटेक्शन मिली ओवरग्राउंड टेरर एक्टिविटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस पनपने के लिए। सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत इसमें डेवलपमेंट्स की थी। आपको बुरहान वानी का वो एक वाकया याद होगा, उसके बाद की आपको स्थिति याद होगी। इसलिए पॉलिटिकल प्रोसेस वो अगर ऐसी आ जाए जिससे जो सिक्योरिटी गेन्स पिछले 2 साल में हुए हैं उनको फ्रिटर अवे ना किया जाए, ये एक बहुत बड़ा वहां कंसर्न लोकल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में। और आखिरी बात, प्रयास किया जा रहा है इन सब जानकारियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवादियों द्वारा टारगेटेड किलिंग्स के लिए। आपने कश्मीरी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग फिर से देखी होगी, और सॉफ्ट टारगेट्स की किलिंग देखी होगी, जो कश्मीरी मुसलमान देश की संस्थाओं में काम कर रहे हैं, जो देश के लिए योगदान दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे बाकी पेशों में हो। अभी एक मोबाइल शॉप बेचने वाले को भी मारा गया है। ये सॉफ्ट किलिंग का दौर आतंकवादी भय का वातावरण फैलाने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं। पर इसकी एक फ्लिप साइड भी है अभय दुबे। विकास के जो दावे किए जा रहे हैं, और एक जो अहम पॉइंट उठाया सिद्धार्थ ने कि डू द पीपल एक्चुअली मिस देयर एमएलएज एंड एमपीज, क्या उन्हें अपने प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी महसूस भी हो रही है? पर यह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है, तो हम लोकतंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र का जो मूल मंत्र होता है, या उसी को हम अपसाइड डाउन टर्न कर रहे हैं क्या? उस कॉन्सेप्ट को, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की आवाज हो, उनके प्रतिनिधि हो, वो उनकी बातों को उठाएं। और आज की तारीख में ये कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है कि पिछले 23 महीनों में रिपोर्टाज भी अगर आप देखें, वहां से मीडिया रिपोर्ट्स भी, और शुरू के 1.5 साल तो पत्रकार भी वहां से ढंग से रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी, वन साइडेड रिपोर्टिंग भी हो रही थी। कश्मीर में हो क्या रहा है, क्या बाकी देश जिसका कश्मीर, जम्मू कश्मीर अभिन्न हिस्सा है, वाकिफ भी है कि वहां हो क्या रहा है? देखिए, जो हमारे साथी पैनलिस्टों ने और आपने बार बार एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया। तो राजनीतिक प्रक्रिया तो वहां चलती है जहां पर कोई पब्लिक लाइफ हो, एक पॉलिटिकल लाइफ हो, कुछ राजनीतिक मुद्दे हो, वहां उनके आधार पर राजनीतिक प्रक्रिया चलती है। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था, उसने किया है कि कश्मीर के जितने भी राजनीतिक मुद्दे थे उनको एक झटके में खत्म कर दिया। इस वक्त चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, किसी को यही नहीं पता है कि किन मुद्दों पर वो कश्मीर में राजनीति करेंगे। आप कश्मीर की घाटी में काम करने वाले या उसके अगल बगल काम करने वाले जो पत्रकार हैं, जो मुफस्सिर करस्पॉन्डेंट है वहां पे, आप उनसे बातचीत कीजिए। मेरे वहां कई मित्र हैं और मैं अक्सर उनसे बातचीत करता रहता हूं। उन सबका कहना है कि यहां पर राजनीति किस मुद्दे पर जाएगी, मुद्दे ही उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पहले जिन मुद्दों पर राजनीति की जाती थी, तो धारा 370 खत्म होने से वो अपने साथ में मुद्दे भी ले गई और नए मुद्दे अभी मौजूद नहीं है। प्रशासनिक मुद्दों के ऊपर की सड़क बनी कि नहीं बनी है, या जिसको आप विकास कहते हैं कोट अनकोट, उस विकास की कोई राजनीति हो उनकी, या इसके ऊपर तो राजनीति नहीं होती है। मेरा मानना यह है कि ये बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के साथ में, वो कार के नेताओं की, कांग्रेस की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कोई एजेंडा इसलिए ही नहीं है। एक तो व्यवहारिक कारण ये एजेंडा रख देंगे तो शायद बैठक ठीक से हो भी नहीं पाती। एजेंडा इसलिए भी नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल इशू ही नहीं है, इशूज ही मौजूद नहीं है। सारी पार्टियां टटोल नहीं है। आप किसी भी नेता से पूछिए कि भाई आप किस मुद्दे पर कश्मीर में राजनीति करने जा रहे हैं, पुराने मुद्दे तो खत्म हो गए। ये कहना 370 को दोबारा वापस लाया जाए, ये अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है। ये तो एक कहने की बात है, अपने आप को ज्यादा रेडिकल दिखाने का एक पोस्चर है कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बात कर लो,
अगर कोई व्यवहारिक रूप से चाहता है कि कश्मीर में राजनीति की वापसी हो तो ऐसा बयान क्यों देगा? नहीं, हम जैसे हम भी चला रहे हैं और चैनलों पर भी ये जम्मू कश्मीर में क्रांति 2.0, तो ये क्रांति दिल्ली से इसको लागू किया जाएगा, इसको ऑपरेट किया जाएगा, ये जम्मू कश्मीर से ही क्रांति आएगी, ये ग्राउंड जम्मू कश्मीर की जमीन से ही क्रांति होगी, बदलाव की क्रांति की जो बात है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 से पहले कुछ साल लगाकर कश्मीर में राजनीति करने का एक तरीका विकसित किया था। वो लगातार कोशिश कर रही थी कि कश्मीर घाटी के कौन कौन से इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाना है, कहां पे शिया रहते हैं, कहां पे क्या है, किस तरीके से हम कश्मीर घाटी में अपनी मौजूदगी दर्ज करें। आज भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीतियां भी जीरो हो गई हैं, क्योंकि वो भी पूरी की पूरी जो धारा 370 थी और उसके इर्द-गिर्द जो राजनीति होती थी, उस राजनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी भी अपनी युक्तियां, अपनी रणनीतियां बना रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी में धारा 370 हटने का मतलब है कि राजनीति ही वहां समाप्त हो गई है। इस राजनीति को दोबारा जीवित करने के लिए कुछ एक तरह से क्या अच्छा है कि राजनीति खत्म हो गई? अच्छा है क्या जम्मू कश्मीर? मुझे तो यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि जो लोकतांत्रिक राजनीति होती है, सब लोग उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, दिल्ली में करते हैं, कहीं करते हैं, उस प्रकार की पॉलिटिक्स कश्मीर में कहां है? वो मुद्दे कहां फॉर्मुलेट हुए हैं? मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा बयान ना भाजपा नेताओं की तरफ से, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से दिखाई पड़ा कि 370 की बात की पोस्ट 370 जो पॉलिटिक्स है वो क्या पॉलिटिक्स होगी? तो क्या बिना राजनीति के ही अब वहां पर ये राजनीतिक प्रोसेस नहीं होगा या राजनीतिक मुद्दे नहीं होंगे संजीव, तो ये क्या और बेहतर है? पर इसमें हम राजनीति को दरअसल दरकिनार नहीं कर सकते। गुपकार गठबंधन के जो ये लोग हैं, जो ये 14 नेता हैं 8 दलों के जो बात कर रहे हैं, अब उसमें भी क्या एकजुटता है? देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि सरकार और ये दलों के बीच बात हो रही है, इसमें बीजेपी के भी लोग हैं, बीजेपी सरकार के साथ मान लीजिए, बाकी लोग भी क्या साथ साथ हैं। अभी फारूक अब्दुल्ला मीटिंग में आने से पहले सवाल पूछा आप लोगों ने कि जी महबूबा ने कहा पाकिस्तान से बात हो, उन्होंने कहा ये उनका निजी बयान हो सकता है। गुपकार गठबंधन में भी क्या दरारें आ सकती हैं? कांग्रेस गुपकार गठबंधन का शुरुआती दौर में हिस्सा बनी, फिर बाद में अलग भी हो गई, तो क्या विपक्ष एकजुट है? ये राजनीतिक गुट एकजुट हैं या इनमें भी अलग अलग धड़े अभी सामने आएंगे? जब बातें रखी जाएंगी, जब उनका खुलासा होगा आज शाम तक, तो अलग अलग मुद्दे भी सामने आएंगे क्या? देखिए ये बड़ा स्पष्ट है कि सभी दल जिनकी हम बात कर रहे हैं ये चुनावी राजनीति में वहाँ भाग लेते हैं और सबों का एक डिफाइंड वोट बैंक है। और जब भी यहाँ आने का फैसला हुआ और यहाँ से निकल कर फिर अपने लोगों तक जाने की बात होगी तो वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे। ये बात सच है संदीप कि जितना भी वोट प्रतिशत इन लोगों को आता है वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहा जा सकता है, वो प्रतीकात्मक ज़्यादा लगता है। पर हकीकत ये भी है कि भारतीय संविधान और कायदे में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं वो यही हैं उस ज़मीन पर, और जो एलिजियंस वो करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो यही तमाम लोग हैं। इन्होंने ही सरकारें बनाई हैं, यही विपक्ष में रहे हैं, तो इनसे बातचीत तो बहुत अहम है, इनसे बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी। मुझे याद है हम लोग जब 2019 में ये 370 को वापस लेने के बाद कश्मीर गए थे कवरेज के लिए, बड़ी दिक्कतें आई थी वहाँ पर। लोग बहुत आसानी से बातचीत नहीं करने के लिए तैयार थे, बहुत छोटी छोटी बात पर वायलेंट भी हो जाते थे। और आपको लाल चौक में भले ही सब कुछ सही दिखाई पड़े लेकिन आप डाउनटाउन बहुत आसानी से अपने कैमरे को एक बार तो मुझे याद पड़ता है आपको वापस श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ गया था, दूसरी दफा में आप लाल चौक जा पाए थे, एयरपोर्ट से बाहर निकल पाए। हाँ जहाँ बिल्कुल देखिए उस बार राहुल गांधी जा रहे थे उस टीम में, तो उसमें तो निकलने ही नहीं दिया गया था। उन परिस्थितियों से कश्मीर बहुत आगे निकल आया है और आपको देना पड़ेगा ये क्रेडिट इस सरकार को, क्योंकि अभी मनोज सिन्हा
एक प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं। ऐसी भी जानकारी है कि आखिर कौन कौन से काम हुए हैं वहाँ पर इन 2 साल में, और लोगों का अगर विश्वास जीता गया है तो उनके नेताओं को केंद्र में रखकर बातचीत करनी पड़ेगी। ये दिगर है कि बाहर निकल के लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि पहली ही मुलाकात में संदीप सब कुछ हासिल हो जाएगा इस बात की उम्मीद करना बचपना होगा। बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन ये वो प्रोसेस उन लोगों के ज़रिए है जो कि भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, जो भारतीयता में विश्वास करते हैं। और वो अटल बिहारी की बात कि भाई हमें इंसानियत और जमहूरियत के दायरे में बातचीत करनी है, कश्मीरियत के दायरे में बातचीत करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए शायद वही एक प्रेरणा वाक्य है इस सरकार के लिए भी। और इसीलिए शायद नहीं तय किया गया है कि जी हाँ हमको इस मुद्दे पर बात एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ विनोद शर्मा, पर एक आपसे क्रिस्प कमेंट चाहूँगा। आपने ही जो बात की थी कि जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, एजेंडालेस टॉक में दरअसल उस राह पर हम जा रहे हैं। पर जब ये संविधान की बात आती है, संविधान में अनुच्छेद 370 जब था वो एक कश्मीर को अलग ओहदा देता था, कुछ खास उनको पावर्स दिए गए थे। अब ये संविधान के मातहत ही सब कुछ हो रहा है, और क्या संवैधानिक है क्या गैर संवैधानिक, ये भी आपके राजनीतिक चश्मे के लिहाज से ये आगे भी तय किया जाएगा या ये बात अब तय हो चुकी है? देखिए, मुझे बुरा लगता है कि जब इन पार्टीज को तिरस्कार के भाव से देखा जाता है। सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसकी सेंटिमेंट की कदर करता हूँ, लेकिन जब वो ये कहता है कि वहां पर लोगों को एमएलए की जरूरत नहीं है, तो शायद ये उस तरफ इशारा कर रहा है जैसे हम से लोग हैं। क्या तुम्हें कभी किसी एमएलए की जरूरत पड़ी है संदीप का? क्या मुझे पड़ी है? यहाँ पर एक तबका है, हर जगह हर प्रांत में एक तबका है जो जहनी तौर पे इस मुल्क से फारिग हो चुका है। उसने अपने छोटे छोटे दायरे बनाए हुए। नहीं तो फिर तो पुलिस स्टेट हो जाएगा ना, पुलिस और प्रशासन ही प्रदेश चलाने लगे तो उसे पुलिस स्टेट कहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहां पर एमएलए की और म्युनिसिपल काउंसिलर की गरीब तबका को जरूरत है भाई, जो गरीब तबका है उसको जरूरत है और उनको जरूरत पड़ती रहती है। दूसरी बात यह है कि नरसिम्हा राव ने कहा था कश्मीर के संदर्भ में एक बार, स्काई इज द लिमिट। और अभी किसी ने कहा कि मुद्दा ही खत्म हो गया 370 के बाद। खत्म नहीं हुआ। अगर आपने 370 से लोगों को ध्यान हटाना है, आपने ये प्रूव करना है कि 370 ही बाधक था वहां के विकास में, तो आप हर वो कदम उठाएं। सरकार ये कहे एनीथिंग, स्काई इज द लिमिट एक्सेप्ट 370, और 370 खारिज नहीं हुआ है। 370 अभी आइन पे है, सिर्फ उसमें जो स्पेशल स्टेटस था और 35 था उसको आपने नगण्य किया है। 370 स्टिल देयर। तो वो बात सही है। मेरा ये कहना है कि सरकार जेनरोसिटी और दरिया दिली दिखाए और 300, मैं मानता हूं कि 370 बाहर नहीं हो सकती जिस तरह आप कहेंगे, लेकिन उससे कम जो दे सकते हैं वो दिया जाए। ठीक है, दरिया दिली शब्द है, एतबार शब्द है, क्या उस राह पर हम चलेंगे? वो भरोसा लोग अपने ही हैं, वो भरोसा हम कायम करेंगे क्या? क्योंकि कश्मीर का विकास ही दरअसल सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सिद्धार्थ जराबी से बात।